नमस्कार, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बिहार में पीले सोने यानी कि बालू के काले खेल पर ईडी का हथौड़ा चला है। बांका में हुए 131 करोड़ रुपए के बालू घोटाले को लेकर ईडी ने एक साथ 8 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड मारी है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की जा रही है, जिसने बड़े बड़े रसूखदारों की नींद उड़ा दी, साथ ही विपक्ष की भी परेशानी बढ़ा दी। तो कैसे ईडी के एक एक्शन से बालू माफिया से लेकर विपक्ष की मुश्किलें बढ़ गई हैं, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अचानक से ईडी की कार्रवाई इतनी तेज क्यों हो गई है खनन माफियाओं को लेकर? देखिए, जिस तरीके से बिहार में रेवेन्यू जनरेशन को लेकर अलग अलग कंट्रीब्यूटर की बात की जाती है, हाँ। उसमें कहा जाता है कि बिहार में रेवेन्यू जनरेशन के लिए अगर माइनिंग्स की बात होगी तो वो सैंड माइनिंग्स सबसे ऊपर होगा, क्योंकि झारखंड बनने के बाद बिहार के बारे में कहा जाता रहा है कि यहाँ पर बालू ही बालू है, बालू के अलावा कोई और खनन है ही नहीं करने के लिए। तो बालू माफिया यहाँ पर पनपे, और इसी के कारण नीतीश कुमार ने क्या किया था, जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार थी तो कुछ समय के लिए सैंड माइनिंग के ऊपर रोक लगा दिया। और सैंड माइनिंग पर रोक लगाया, कुछ जगहों पर कुछ स्पेसिफिक जगह को छोड़ा गया जहां पर से सैंड माइनिंग हो तो सरकार को रेवेन्यू भी मिले, वहां से बालू की चोरी न हो सके। वो स्पेसिफिक कुछ जगह निर्धारित किए गए, जैसे अगर पुनपुन नदी पर करना है तो 4-5 घाट बनाए गए कि पुनपुन के इन घाटों पर बालू का खनन होगा। और उसके लिए जिस तरीके से माइनिंग में ज़्यादा खनन किया जा रहा था, जिसके कारण नदी का बहाव थोड़े प्रभावित हुए, तटबंध कटने लगे और फिर बालू इतने ज़्यादा निकाले जाने लगे कि बालू का जो बाहर से स्रोत होता था वही सूखना शुरू हो गया, नदी के प्रवाह में प्रभावित होने लगे। तो इसीलिए एक लिमिट तय किया गया कि 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, जहां पर जितनी गहराई हो उसके अनुसार बालू का खनन किया जाएगा। फिर उसके बाद एक फल्गु नदी है, वहां पर गया के घाट को खोला गया कि नहीं, वहां पर टेंडर होंगे, उसके बाद वहां से बालू निकाले जा सकते हैं ताकि वहां पर सर्विलांस बेहतर रखा जा सके। और फिर उसके बाद बालू माफियाओं को, खनन माफियाओं को इससे दूर रखा जा सके। कई घाटों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, जहां पर 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख के टेंडर होते थे, आपस में एक दूसरे से मिलजुल लेते थे और उसके बाद दिन रात बालू का खनन होता था। गंगा के घाट भी है कई जहां पर बालू का खनन होता है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार की ही सरकार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो कुछ सर्विलांस किए गए थे, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने राजद के साथ गठबंधन कर लिया। अब सरकार राजद की और नीतीश कुमार की हो गई, यानी जनता दल यूनाइटेड की सरकार। जब जनता दल यूनाइटेड और राजद की थी तो उस समय यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा माइनिंग इंडस्ट्री जो बिहार का है वो बालू माफिया तैयार करने लगी राष्ट्रीय जनता दल अलग अलग क्षेत्रों में। और उसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट बिहार का जो है वो सबसे करप्ट डिपार्टमेंट अभी के समय में दिखाई पड़ रहा है। माइनिंग डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि छापेमारी नहीं करती, छापेमारी करती है, ट्रैक्टर से, ट्रॉली से बालू ले जाए जाते हैं और इसका सर्विलांस रहता है, लोकल थाने के साथ कंसल्ट भी है। लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी करोड़पति बने जा रहे हैं, ये उनके साथ साठगांठ कर लेते हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहे हैं बालू लेके और माइनिंग वालों ने रेड किया, अब उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, 50,000, 25,000, 75,000 पर डील होती है, एक 1.5 लाख रुपए वसूले जाते हैं। जब 1.5 लाख रुपया एक ट्रैक्टर वाले से वसूला गया तो उसके बाद वो क्या करेगा, अगले 3 महीने में वो 3 लाख कमाने की कोशिश करेगा। और फिर रात में भी खनन माफिया जागृत रहे और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग घाटों पर बालू की चोरी होती गई। अब ये जियो मैपिंग की जरूरत थी इसमें, ये बहुत सारे कंप्लेन इसके बारे में आए। और फिर बाद में क्या हुआ, जब सरकार बदली, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से फिर मन भर गया नीतीश कुमार का, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में आए, तो फिर इसके ऊपर सर्विलांस तेज कर दिया गया। कई खनन माफिया यानी कि बालू माफिया, सैंड माइनिंग करने वाले
लोगों की गिरफ्तारी हुई, पटना में भी छापेमारी हुई और उसमें राजद के कई लोगों की भूमिका थी, कई बड़े नेताओं की भूमिका थी। और उन लोगों को जब गिरफ्तार किया जाने लगा तो राष्ट्रीय जनता दल हंगामा खड़ा करने लगी, तेजस्वी यादव सड़क पर उतर आए थे। अब ये धीरे धीरे प्रक्रिया चेंज होती गई। अभी सैंड माइनिंग उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर 3-4 साल पहले हुआ करता था, लेकिन अभी जो सम्राट चौधरी की सरकार है उसने रेवेन्यू जनरेशन के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए। इसमें कहा गया कि बिहार में कुछ इंडस्ट्री तो बननी चाहिए और उसमें एक ये जो सैंड माइनिंग के साथ साथ उन्होंने क्रैशर मशीन की बात की, यानी कि गिट्टी की, जिसे पहाड़ों से काट काट कर बनाया जाता है। स्टोन माइनिंग की बात होने लगी। तो स्टोन माइनिंग के लिए कुछ समय तक बिहार के छोटे छोटे पहाड़ियां, बराबर की पहाड़ी हो, राजगीर की पहाड़ी हो, ये इन पहाड़ियों को संरक्षित रखा गया था, यानी स्टोन माइनिंग बंद कर दिए गए थे। और इसी बीच ये बात हुई कि हम झारखंड के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, वहां से ही स्टोन हमें लाना पड़ता है, महंगा भी पड़ता है, कंस्ट्रक्शन के काम में यूज होते हैं और उसके साथ साथ ये जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसमें भी समस्या आ रही है। तो इस बीच उसकी भी मैपिंग की गई कि हम किस लेवल पर स्टोन माइनिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। 13 पहाड़ियों को खोला गया कि अब यहां पर स्टोन माइनिंग भी होगी, हम पूरी तरह से झारखंड पर निर्भर नहीं रह सकते। ये रेवेन्यू जनरेशन का एक तरीका था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया तो इसका मतलब वो कारोबार बंद हो गया। अगर बिहार की सरकार ने शराब बंदी लागू कर दी तो ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर शराब नहीं बिक रहा, शराब बिक रहा है और स्मगलिंग किया जा रहे हैं। शराब के कारोबार में ही ये बंटी यादव की जो हत्या की गई है उसमें भी शराब माफियाओं की बात थी, ये भी शराब की स्मगलिंग करता था, आपस में झगड़ा हो रहा था। हो सकता है कि पैसे इसने लौटाए नहीं हो या फिर शराब जितना लिया हो उसकी रकम नहीं चुकाई हो, बीच में दोनों लोगों के बीच झगड़ा हो गया हो और इसी बात को लेकर किडनैप किया गया, मर्डर किया गया। ये सरकार के, ये पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि इन लोगों के बीच जो मेन दुश्मनी थी वो शराब को लेकर थी। तो शराब प्रतिबंधित है, इसका मतलब ये नहीं है कि शराब के कारोबार खत्म हो गए। अभी भी उत्तर प्रदेश से स्मगलिंग होता है, वेस्ट बंगाल से स्मगलिंग होता है, झारखंड से स्मगलिंग होता है। इन सारे जो आसपास के स्टेट हैं बिहार के चारों तरफ, इन सारे स्टेट से शराब लाए जाते हैं और उसमें से 10-20% पकड़े भी जाते हैं। पुलिस छापेमारी करती है लेकिन 100% पकड़े नहीं जाते, बल्कि बिहार में आते हैं लेकिन सरकार को फायदा नहीं हो रहा, उससे रेवेन्यू नहीं आ रहा। शराब बिक रहे हैं, थोड़े महंगे शराब बिक रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वहीं पर देसी शराब बनाए जा रहे हैं, उससे भी सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इन्हीं सब को देखते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि अलग अलग जगहों पर हम रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक टूरिज्म है जिसका विकास कर सकते हैं, तो हेली टूरिज्म भी शुरू करवाया कि अब हेलीकॉप्टर की सवारी करवाएंगे बिहार के लोगों को अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए, पटना से बोध गया जाने के लिए, क्योंकि विदेशी पर्यटक आते हैं। बोध गया में बौद्ध टेम्पल्स है, तो इसलिए पटना से अगर बोध गया किसी एक परिवार को जाना है 5 सीटर हेलीकॉप्टर मिलेगा और हर व्यक्ति के लिए 4,500 का चार्ज लगेगा, यानी 10-12 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपया खर्च करें, आपको 3 घंटे की दूरी नहीं बल्कि 25 मिनट में बोध गया पहुंचा देगा। उसी तरह से राजगीर जाना है तो वहां के लिए भी 45 मिनट की दूरी है, लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं है कि 3-4 घंटे नहीं दे सकते तो 45 मिनट में पहुंच जाओ। तो ये पटना के अंदर भी हेलीकॉप्टर से अगर किसी को घूमना है तो 2100 रुपये में आप पटना का सैर कर सकते हैं, आपको 15-20 मिनट तक हेलीकॉप्टर राइड दिया जाएगा। ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए अलग अलग तरीके डेवलप किए जा रहे हैं कि बिहार के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब इसके लिए जरूरी थी ये बातें कि सैंड माफियाओं को अगर दूर नहीं करेंगे तो फिर सैंड माइनिंग में सरकार को बेहतर रेवेन्यू कैसे मिलेगी, और इसीलिए ईडी को भी कंप्लेन किया गया था। ईडी ने इसके लिए आईआईटी पटना को अपना सेंटर बनाया और आईआईटी पटना में बैठकर अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां सैंड माइनिंग हो सकते हैं इसका जियो मैपिंग किया और कितने क्षेत्र में सैंड माइनिंग हो सकती है, वहां पर कितने मीटर गहराई तक हो सकती है, कितने हैं और कितने इस कुछ दिनों में खाली किए गए हैं, इन सब की मैपिंग भी की गई। और फिर कुछ कंपनियों को इसमें जो इन्वॉल्व है
उसके ऊपर छापेमारी की गई, कुछ लोगों के खिलाफ छापेमारी की गई। और एक जगह जहां बांका की बात आप कर रही हो, उसी बांका के लिए कहा गया कि 131 करोड़ रुपया तो इन क्षेत्रों से सिर्फ सैंड माफिया ने उड़ा लिए हैं। अब उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। तो इसलिए सैंड माफिया के ऊपर, ये बालू माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई ईडी, जो कार्रवाई माइनिंग डिपार्टमेंट और फिर सम्राट चौधरी की सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट, ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो चल रहा है, वो ये दिखा रहा है कि अभी तक जो नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी, इन दोनों की सरकारों के समय से जो ये पूरा नेक्सस चलता आ रहा था, उस नेक्सस को तोड़ना है, उन लोगों को वहां से रिप्लेस करना है, सरकार का रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाना है और उसके साथ ही अब इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी है कि आगे सैंड माफिया को ये सोचने पर मजबूर होना पड़े, अगर एक ट्रॉली भी बालू उठाई, ये वही बिहार है जहां पर कुछ समय जब राजद की सरकार बनी थी तो यही सैंड माफिया ने पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो उसे रोकने के लिए जा रहा था, वहीं पर गोली मार दी और उसकी इंक्वायरी भी ढंग से नहीं हो पाई। तो अभी जो तरीके डेवलप किए जा रहे हैं वो इन सारे मुद्दों को लेकर है कि एक साथ बिहार में अगले 1 साल के अंदर कम से कम रेवेन्यू इतना जनरेट हो सके कि सोशल वेलफेयर के जितने स्कीम है जिसका अनाउंसमेंट हुआ है उसका काम भी हो, एजुकेशन पर भी काम हो और उसके साथ साथ बिहार के विकास के लिए कुछ नए और योजनाएं बनाई जा सके। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये साफ है कि अवैध खनन का ये खेल सिर्फ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि सरकारी खजाने को भी अरबों का चूना लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि ईडी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद इस सिंडिकेट पर कितनी लगाम लग पाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।